यूनिट कल क्या देखा था बताइए थोड़ा सा, इतना ही आपका रिवाइज होगा। यस, कॉर्पोरेट डेब्ट में क्या क्या देखा था आपने, कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, बताइए। यस और नो, समझ में नहीं आया है? डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कैसे एक एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे डेब्ट फिर से रिस्ट्रक्चर हो जाता है, असेट वैल्यूएशंस वगैरह। हेलो बोलो। नहीं समझ में आया क्या, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग? हेलो, समझ में नहीं आया? आज हम देखेंगे इंडियन लॉ जो है, रेगुलेशन में इंटरनेशनल जो बिजनेस होते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, उस पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो कल का पहले बताइए मुझे, समझ में आया कि नहीं आया आपको, कॉर्पोरेट डेब्ट स्ट्रक्चरिंग? एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? बोलते यस क्यों मैम। नहीं आप लोग? यस, क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। बस एस मैम, नो मैम, पूछा तो कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक। समझ करो, जो भी है रिवाइज करो एक बार, क्लास हो जाने के बाद 5 मिनट लगते हैं आज क्या पढ़ा वो नोट डाउन करने के लिए। वेट अ मिनट, आई विल शेयर स्क्रीन। क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस? यस, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस व्हाट? पढ़ा है ये सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में? बताइए, थोड़ा बहुत तो पता होगा, इकोनॉमिक इंटरनेशनल क्या होता है। लेट्स स्पीक अबाउट इट। Deals between parties and different countries. ओके, उसके लिए क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, Yes मैम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? और अदर वर्ड? हम्म, अदर वर्ड में हम उसे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सही है? Yes मैम। देन और बोलो बोलो, गलत हुआ तो चलेगा, जस्ट पता तो चले कि आपको कितना मतलब नॉलेज है, क्या होता है। Money ex यस और कमन कमन बराबर है सब, बोल बोलोगे तो पता चलेगा। यस, बोलने से पता चलेगा व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ एंड से इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, एफईआरए क्या है, एफईएमए क्या है, टैक्सेशन, फॉरेन इनकम क्या है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, अब्रॉड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है,
कैसे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एफडीआई क्या है, राइट। इंडियन रुपीस का कन्वर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे यस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? चलो देखते हैं। थर्ड यूनिट हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रांजैक्शंस, लॉ ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शंस। उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस में आपको एफईएमए, तो उसमें हम लोग देखेंगे एफईएमए, एफईआरए, ठीक है। एफईआरए का मतलब क्या है? फॉरेन, एफईएमए का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और एफईआरए मींस, फटाफट बोलिए। बोलिए। Foreign exchange regulations, foreign exchange investment, foreign exchange management, that is the thing. Okay, so yes, one second, where is it? So FEMA, have you seen this PPT? Yes, ma'am. Foreign exchange means, foreign exchange, the transactions were regulated by Foreign Exchange Regulation, FERA, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के एफईआरए के अंडर में एफईएमए आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आता है, राइट। सो द कुछ लिबरलाइजेशन है जो एक 1991 में आया था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, राइट। तो अमेंडमेंट क्या हुए थे एफईआरए में 1993 में? जब 1991 में आया था, कोई भी लॉ आता है ना, जैसे कंपनी लॉ आया था, कंपनी एक्ट आया था 1913 का, है ना। तो उसमें भी चेंजेस थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अभी और जो नया लॉ आएगा ना, तो उसमें क्या करना, पहले वो पब्लिक को दे देते हैं कि भाई इसमें क्या चेंजेस है। जैसे हमारा बजट भी जब पब्लिश हो जाता है, तो बजट पब्लिश होने के बाद वो लोग हमें फीडबैक पूछते हैं कि टैक्स में हमने ये रूल्स लगाए हैं, ये एप्लीकेबल है कि नहीं। सारे एक्सपर्ट्स वहां होते हैं, और उन्हें अगर लगता है कि नहीं ये चेंजेस है, तो उसके हिसाब से चेंजेस करके उसको अमेंडमेंट फॉर्म में पब्लिश करते हैं कि ये था, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है, राइट। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी होता है सेम। उनको अगर लगता है कि नहीं कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो वो करते हैं। तो एज पर, क्योंकि इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो दैट इज consequently a new act was formed to replace FERA, known as the foreign exchange management, right. So foreign exchange management के, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो एक्ट है, उसके अंडर में 1999 में एफईएमए को मतलब एफईएमए मतलब फॉरेन एक्सचेंज एक्ट आया था, ठीक है। सो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 से जो चालू हुआ तो अभी तक है, मतलब 1999 में जो आया था, वो FEMA has been introduced as a replacement for earlier foreign exchange management, मतलब 1991, फिर 1993 और उसके बाद 1999, ठीक। तो इसमें एक अमेंडमेंट किया उन्होंने FERA का, जो एक्ट हुआ 2000 में। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पहले ही था, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करके उसे नाम दिया,
और वो हुआ आपका 1 जून 2000, मतलब कल की डेट में, है ना, 1 जून में. सो foreign exchange management was introduced because the FERA didn't fit in with the post of liberalization policy. n number of policies होती है foreign trade की, foreign exchange की, और अलग अलग countries के साथ अलग अलग होती है. तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से वो एक्ट और पॉलिसी बनती है. तो जैसे जैसे उन्हें लगता है कि नहीं ये चेंजेस होना चाहिए, वो चेंजेस होना चाहिए, सो ऑन दैट बेसिस पे वो सारे चेंजेस करते हैं. एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज with the objectives of facilitating external trade पेमेंट की सारी फैसिलिटीज होती है, बट एज पर देयर लॉ, एज पर देयर रूल, फॉरेन एक्सचेंज का रूल है, सो ऑन दैट बेसिस दे विल एप्लीकेबल. सो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस एक्ट में, क्या इसका मोटो है, क्या इसका गोल है, व्हाई फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट. तो the main objective of FEMA is to utilize the foreign exchange resource of country effectively. मतलब कंट्री में जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी आपके ट्रेड है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनका इफेक्ट सब जगह पे हो. जैसे आज हम इंडिया में सब चीज को यूज कर रहे हैं, चाइनीज फूड टेस्ट कर रहे हैं, कोरियन फूड टेस्ट कर रहे हैं, थाई फूड टेस्ट कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ. जैसे हम अगर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां के फूड को हम टेस्ट कर रहे हैं, है ना. तो मतलब एक्सचेंज हो रहा है इफेक्टिवली, है ना. हम लोग कहीं और चले जाते हैं जैसे फॉरेन, तो वहां से हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं. तो व्हाट इट इज एक्चुअली कि इफेक्ट हो रहा है कंट्री, नहीं पता चल रहा है कि नहीं ये यहाँ से लाया, वो वहां से लाया, है ना. सो ये जो ट्रांजैक्शंस है, या फिर व्हाट वी से कि जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है अदर कंट्रीज में, तो हमें लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए. और उसी के लिए मतलब मोदी जी बोलिए या पहले से ही शुरू से ही बोलिए कि हम लोग यूज करते, जैसे दुबई का गोल्ड हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज द थिंग कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की चीजें यहाँ पे लाना, एज पर उनके पॉलिसी के हिसाब से उनको पेमेंट करना, उनका ट्रांजैक्शन करना. वो लोग भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारी चीजों को टेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो एक्सचेंज हो जाता है. मतलब उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट किया, हमने उनका कल्चर अडॉप्ट किया, राइट. सो दैट इज, कल्चर इज डिफरेंट, बट ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांजैक्शंस है. हम लोग मनी में लेते हैं, वो लोग डॉलर्स में लेते हैं, है ना, या फिर वो यूरोज में लेते हैं. सो दैट इज, तो ये एक्सचेंज हो गया, है ना. सो इट इज अ फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड, पेमेंट, orderly development and maintenance of foreign एक्सचेंज इन इंडिया. तो ऐसे ही ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली द ऑर्डर मिलते गए, और उस बेस पे पेमेंट मिलता गया, यूरो में, डॉलर में, करेंसी चेंज हुआ, है ना, मोड ऑफ करेंसी चेंज हो गया, और स्लोली स्लोली डेवलपमेंट होने लगा, मेंटेनेंस होने लगा फॉरेन एक्सचेंज में. एन नंबर ऑफ पीपल, अभी तो आज के डेट में तो हम लोग मतलब 50% पीपल है जो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, और एन नंबर ऑफ फॉरेनर्स है जो इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, इसमें उसमें, बहुत सारा है सब. ठीक है, समझ में आ रहा है. यस और नो, आवाज आ रहा है ना मेरा. Yes, ma'am. ओके. सो it is also applicable to all part of India, no, all over India में ये ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं. ऑल ब्रांचेस में बैंक के थ्रू इसका करेंसी एक्सचेंज हो रहा है. ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन आर कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन हु इज अ रिसाइड ऑफ इंडिया, है ना. सो उनके इसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ओवरऑल कंट्रीज में. ये सारा चेंजेस है थ्रू बैंक. किसके थ्रू हो रहा है ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं ना. हम लोग बैंक में अभी तो करेंसी हमें देखने को बहुत ही कम लोग जो है वो कैश रखते हैं, क्योंकि अभी सब डिजिटाइजेशन हो गया है, एक क्लिक करो तो सब हो जाता है. तो एवरीवेयर मतलब ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया में भी ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं.
So as its a head office is known as Enforcement Directorate is situated in New Delhi. इस पे जो कंट्रोल होता है ना वो नई दिल्ली से होता है और इसका जो ऑफिस है वो वहीं पे है, तो उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है और यहाँ पे इसका जो हेड है वो डायरेक्टर होता है, ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एन फॉरेन ट्रेड एंड टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स जो है वो कंट्रीज में इफेक्टिवली होना चाहिए। सेकेंड उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड है, पेमेंट है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, वो पूरी फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है इंडिया में उसके लिए वो होना चाहिए। देन अप्लीकेबल टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ये सारी जो ट्रांजैक्शंस है वो इंडिया के ऑल पार्ट में होना चाहिए, ऑल ब्रांचेस से होना चाहिए। देन जितनी भी एजेंसीज है उनसे होना चाहिए। देन इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है और वो सारी चीजें तो वो अप्लीकेबल रहेगा। नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स ऑफ कंट्री इफेक्टिवली। सॉरी, now features. What the features? Activities such as the payment made to any person outside India are receipts from them along with the deals in foreign exchange and foreign security is restricted. It is Foreign Exchange Management Act that gives the central government the power to impose the restrictions. Central government has a power, have authority to restrict the transactions, deal the transactions। आपको पता है ना कि बीच में एक मतलब बैंक ने हमें एक जब ऑनलाइन पेमेंट का उनको डिजिटाइजेशन चालू करना था तब उन्होंने एक लिमिट रखी थी कि आप इतना ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शंस कि अगर ज्यादा किसी ने निकाल लिए तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इतना आप कर सकते हैं। सो दैट एक्टिविटीज जो होती है पेमेंट की यहाँ से वहां मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसका रिसिप्ट्स उनके पास सेफ रहता है ताकि अगर कुछ भी आगे चल के हो जाता है तो दे विल बी रेस्ट्रिक्टेड और उस पे वो एक्शन कर सके या फिर उस पे कंट्रोल हो सके, है ना। दे हैव अ पावर। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। नाउ रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैरी आउट ट्रांजैक्शंस इन अ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और हु ओन or hold immovable property abroad, right? So any property, any investments, any exchange security, any shares, if you want to purchase you can, but restrictions है, आप इतना ही कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते। so on that basis पे ही आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप जैसे इंडिया में अपन जो भी चाहिए वो कर सकते हैं ना, वैसा नहीं है, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस होगी। so वो रेस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना है। आप इतने की प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, उतने की नहीं कर सकते, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते। सो दे डिसाइडेड, राइट। नाउ विदाउट जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ मैनेजमेंट restrict the transactions involving foreign exchange or foreign security and payment outside the country to India. The transaction should be made only through an authorized person, right? So one authorized person have authorization, manager को authority होती है, director को authority होती है, तो जब तक अप्रूव नहीं करेगा, ऑथोराइज नहीं करेगा तब तक नहीं। अभी तो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑथोराइज कर देता है, वो सब सिक्योर देखता है, आपका लिंक है कि नहीं, सारा ओके है कि नहीं, आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल है तो वो ओके करेगा और नहीं है तो वो मैसेज देगा, सॉरी यू आर नॉट कन्वीनियंट टू डू दिस ट्रांजैक्शंस, प्लीज कॉन्टेक्ट विथ योर ब्रांच। ज्यादा भी नहीं देता है, सिर्फ इतना बोल देता है कि यू आर नॉट एबल टू डू दिस ट्रांजैक्शंस, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच और ब्रांच मैनेजर व्हाटएवर, राइट। सो दैट इज द सिस्टम। तो उन्होंने उसमें भी अभी इम्प्रूव किया है कि नहीं, फॉरेन फाइनेंशियल लॉज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होते हैं तो बल्क में होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
जैसे दुबई से इंपोर्ट कर लिया बल्क में या फिर वहां, तो वहां पे उनको बहुत सारा टैक्स भी पे करना होता है। तो बल्क में करने से ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो थ्रू बैंक के होते हैं, और उसमें जो अथॉरिटी, पहले अथॉरिटी ली जाती है, प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस होती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, आपको आपको 2 करोड़ का चाहिए, तो बोलेंगे नहीं 2 करोड़ नहीं मिल सकता आपको, इतने का ही मिल सकता, लिमिट जो होती है, क्योंकि वो इंडिया का लोन आउटस्टैंडिंग भी देखते होंगे, है ना, कि कितना है, कितना सेविंग है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ऑन दैट बेसिस पे ही देते। पहले इन्होंने लिया था वो दिया कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं ट्रांजेक्शन, तो ऑन दैट बेसिस पे ही वो लिमिट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके ऑथराइज जो पर्सन है उसे राइट रहते हैं और वो उसे अप्रूव करता है। नेक्स्ट है डील इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर द करंट अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट में ही होता है। बाय एन ऑथराइज पर्सन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट जनरली। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट ले रही कि नहीं, पहले वो पब्लिश करेंगे। जैसे एफडीआई आया था, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, मतलब जिनके पास था किया, तो पहले पब्लिकली वो एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं कि ये आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट करो। जैसे अभी वो क्रिप्टो करेंसी का आया था, है ना, नंबर ऑफ पीपल रोज वही रोज वही रोज वही चल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी करके रखा है ना, क्रिप्टो करेंसी। तो ये अपने यहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन वहां पे यही चल रहा है ना फॉरेन में। हम लोग तो सब मतलब वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कोई बोलता है ये है वो है, तो हम लोग इतना उसको ये नहीं कर रहे, लेकिन अभी बीच में बहुत चल रहा था वो क्रिप्टो करेंसी। सो दैट इज कि पहले वो पब्लिसाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, देन वो पीपल, कितने लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं, और फिर उसमें काम करते हैं। सो ऑल दो सेलिंग और ड्रॉइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डन थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन, the RBI is empowered by this act to subject the capital account transactions to a number of restrictions. So a number of restrictions रहते हैं उसमें, सेलिंग ड्रॉइंग में। जैसे हमारी बैंक पे रहते हैं ना, लॉकर रहता है, फिर ट्रांजैक्शंस अलग अलग, फिर हमारा अगर कंपनी का है तो करंट अकाउंट रहेगा, या फिर आपका बिजनेस है तो आपका करंट अकाउंट रहेगा, या फिर आपका सेविंग अकाउंट अलग है, एफडी का अकाउंट अलग रहता है, पीएफ का, तो वैसे ही वहां पे रहते हैं। तो हमारे इंडिया के भी बहुत सारे अकाउंट होंगे, कहाँ से लोन लिया, क्या किया, है ना, होगा ही। वो अभी तक हमने देखा नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पे कभी पब्लिश हुआ है वो। हाँ, इंटरनेशनल पेपर में अभी नहीं आया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। जैसे कंट्रीज कंट्रीज का होता है ना, स्टेटमेंट आना चाहिए, बट वो पब्लिश भी कैसे करेंगे ना, कितनी सारी चीजें हैं। तो वो सेक्टर वाइज करते हैं। जैसे बजट में हमें सिर्फ बताया जाता है कि ये बजट है, इतना सैंक्शन किया है, इतना यूज हुआ है ना, तो वो रहता है। लेकिन उनके अगर वेबसाइट में जाके देखो तो वहां से पता चलता है। ऐसा पेपर में वो लोग इतना सब नहीं देते, सिर्फ पेपर में पब्लिश करते वक्त देते हैं कि ये बजट था, रेलवे को इतना बजट सैंक्शन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना दिया, यहाँ पे इतना दिया, उतना दिया, बस इतना ही रहता है, राइट। लेकिन वो जो बजट एक्चुअल में था, कहाँ कितना एक्सपेंसेस हुआ, कहाँ, ऐसा डिटेल में नहीं रहता। सो दैट इज। लेकिन अगर आप वेबसाइट में जाके करोगे तो पब्लिक डिमांड भी नहीं करती ना, पब्लिक ने डिमांड की तो वो दे सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ के पब्लिक खुश हो जाते हैं, बजट दे के पब्लिक खुश हो जाते हैं, बस, right? So resident India will be permitted to carry out transactions in a foreign exchange, foreign security, or to own or hold immovable property abroad if the currency, security or property was owned or acquired when he/she was living outside India, है ना। वो भी आप सेल परचेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी इंडिया में रह रहे हैं और आपका फॉरेन का जो हाउस है या प्रॉपर्टी है उसे आपको सेल करनी है, तो एज पर वहां पे जो आज के डेट में रेट चल रहा है उस हिसाब से ही वो सेल होगा, है ना। या फिर आप परचेस करना है तो उस हिसाब से ही आप परचेस कर सकते हैं। या फिर आप वहां पे रह रहे हो, फॉरेन में रह रहे हो, और आपको इंडिया की प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आप यहाँ पे उसे सेल करके वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बोथ ऑप्शंस यू हैव, सिक्योरिटी और जो भी है वो उनकी तरफ से। अगर फॉरेन में है तो वहां की सिक्योरिटी मिलेगी, फ्रांस में है तो वहां का मिलेगा, यूके, यूएसए, जहां पे भी है, राइट। सो व्हेन इट वाज इनहेरिटेड बाय हिम और हर फॉर समवन लिविंग आउटसाइड इंडिया, उन्हें कोई इनहेरिटेशन नहीं होता है
एज पर लीगल जो लॉ है उस हिसाब से सारी ट्रांजैक्शंस होती है. नाउ डील इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर करंट अकाउंट के बेस पे, आपका करंट अकाउंट है या फिर आपका, एक सेकंड हैंग हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से ही वो लेते हैं. एक सेकंड. नाउ व्हाई नीड फॉर दिस मैनेजमेंट, एफईएमए का नीड क्यों है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर है, और ये आपके एमबीए में स्टडी में भी क्यों है. सो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड अदर डेट instrument by business individuals and government happens in the foreign exchange market. तो इससे क्या होगा ना, इसलिए है ये ट्रेड इसलिए आया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ताकि मार्केट में जो भी नई एडवांस चीज आ रही है, जो भी नए एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसका क्या हो, इंपोर्ट एक्सचेंज हो, लोगों को पता चले कि नए एडवांसमेंट क्या है, ये यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, इसका क्या बेनिफिट है, इससे उस कंट्री को क्या बेनिफिट हुआ, एन नंबर ऑफ थिंग्स we have seen regarding that, right? So individuals and government happens in foreign exchange market. Now largest and most liquid market in the world as well as in India. वो तो है, आपको पता है कि लिक्विड का जो मार्केट है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड से भी ज्यादा इंडिया में है. So the management of foreign exchange market becomes necessary in order to mitigate and avoid the risk. So risk factor भी मैटर करता है, तो उस रिस्क फैक्टर के लिए मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल जो है ना, एज पर देयर लिटिगेशंस बोलो या फिर एज पर देयर रूल्स एंड लॉ के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि रिस्क है उसमें, राइट. सो सेंट्रल बैंक्स वुड वर्क towards an orderly functioning of the transactions, which can also develop their foreign exchange market. So they develop their foreign exchange market. मार्केट में नई चीज आएगी, न्यू प्रोडक्ट आएगा, मार्केट में सेल होगा. जैसे आजकल तो यूट्यूब पे वगैरह सब पता चल जाता है कि क्या चीज आ रही, क्या गाड़ियां है, एन नंबर ऑफ थिंग्स. हम क्या करते हैं, उसका देखते हैं, डेमो देखते हैं, और डेमो देखने के बाद हम लोग उसे परचेस करते हैं, राइट. जैसे एक बीच में आपको पता है क्या, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, एक मार्केट में आया था कैंगन का मशीन, ठीक है, कैंगन का मशीन आया था, तो वो यहाँ का नहीं है, वो शायद जापान जापान का मॉडल है. उनका ऐसा कहना था, मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब तो उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से है ना, तो हमारी बॉडी को अगर अच्छा वाटर मिलेगा तो हम लोग कभी भी सिक नहीं होंगे, राइट. सो दैट्स व्हाई दे एडवर्टाइज मोर एंड मोर. उसका यूट्यूब में भी है शायद, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा. तो लेकिन वो जो मशीन का कॉस्ट था इंडिया में, इंडिया में उसका कॉस्ट है 2,78,000 का उसका कॉस्ट था. तो ऑब्वियसली हमारी इंडियन मेंटेलिटी इतनी महंगी मशीन तो लेगी नहीं, उनको तो आरओ वगैरह जो सस्ता मिलता है उसी. तो इतना होने के बाद में भी वाटर जो है वो प्यूरिफाई तो मिल ही नहीं रहा है, हम आप सब देख ही रहे. तो उनका ऐसा कहना है, जापानीज का या जहाँ की भी वो मशीन है, कि नहीं ये जो मशीन है ये आपको पूरी तरह से बॉडी को फिट रखता है. आप अगर ये वाटर पीते हो तो इससे आपको कोई डिसीज नहीं होता है, बीपी नहीं, शुगर नहीं, कैंसर जैसे डिसीज में भी वो इम्पैक्ट कर रहा है. लेकिन उसमें उन्होंने कुछ 3 ये दिए, आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, 3 यूजेस दिए गए हैं, 3 बटन्स दिए हैं. तो अगर आप को नॉर्मल पानी पीना है तो उस पे ये करना है, अगर आपको डिनर के बाद पीना है तो वो लेना है, या फिर आपको मेडिसिन लेना है तो वो वाटर लेना है. तो ऐसे उसके ये है, अगर हम वो रूल को फॉलो करेंगे तो हम कभी, तो बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज है उन्होंने वो यूज किया, तो उनका कहना है कि अच्छा है, इम्पैक्ट है, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भी वो प्रिफर कर रहे हैं उसको. बट वो मशीन का कॉस्ट इतना है कि हम मतलब इंडियन पीपल जो है वो इतना नहीं बेयर कर सकते. तो कहने का मतलब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ये है, क्या बोल सकते हैं हम उसे, अमाउंट है ना जो है उसका, तो वो इतना हेवी है कि सभी लोग उसे प्रेफर नहीं करते. बट फिर भी मार्केट में आया, उसने एडवर्टाइजिंग किया, मतलब सभी को उसको उसके बारे में पता है कि नहीं ये मशीन है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसा है. तो
अब जापान जैसी कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा ना, वो सेल हो ना हो, उसका काम है एडवर्टाइज करना, राइट? सो दैट इज नाउ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट, ये तो पता है आपको, वर्ल्ड में है। नाउ सेंट्रल बैंक्स would work towards an orderly functioning of the transaction which can also develop their foreign exchange market। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को वो डेवलप कर रही थी, और उन लोगों ने, जापान वालों ने वो स्कीम भी दी थी कि आप उस पे लोन पे भी ले सकते हो मशीन्स करके। पता नहीं कितने लोगों ने लिया, बट उन्होंने वो सारी ऑफर्स दी थी ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो, लोग अवेयर हो और लोगों को उनका बेनिफिट मिले, राइट? तो एन नंबर ऑफ पीपल कनेक्टेड टू देयर, और बहुत सारे लोगों ने जब लोग एडवर्टाइज करने लगे उस चीज का, मार्केटिंग में लोग उतरे उस कैंगन के, तो लोगों का जो फीडबैक था वो इतना अच्छा नहीं था कि अरे इतना, मतलब फीडबैक मतलब लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, वो सुन के कि नहीं चलो डिसीज नहीं होगा, सारी चीजें रिकवर हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। बट जैसे ही मशीन का कॉस्ट देखा, अरे, तो आप इसके पीछे देखो लॉजिक है कि अगर कहने का मतलब यही है कि ठीक है कॉस्ट तो है, लेकिन क्या है उसका आउटपुट भी तो है ना। आप अगर मंथली आपका, जैसे ओल्ड पीपल है हमारे फैमिली में या जो भी है, जो अगर कंटिन्यूअसली सिक हो रहे हैं या फिर बीमार हो रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट है कि हम लोग अगर मंथली 5 से लेके 10,000 अगर सिर्फ मेडिसिन में खर्च कर रहे हैं मंथली, तो बेटर है हम यूज करके देखें ना, आपका वो रिकवर हो जाता है। बट ऐसी मेंटेलिटी बहुत कम लोगों की होती है, ऐसा सोच बहुत कम लोग सोचते हैं, राइट? सो ये तो एक एग्जाम्पल था कि वहां पे मतलब वहां के लोग जो है फॉरेन के, वो इतना नहीं सोचते, अच्छा प्रोडक्ट है उसे यूज करो, उसके बेनिफिट्स लो। नाउ जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है वो कैसे एप्लीकेबल होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एंड इक्वली एप्लीकेबल टू द एजेंसीज एंड ऑफिसेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में आउटसाइड में है, सो विच आर ओन और मैनेज बाय एन इंडियन, राइट? सो इंडिया में भी उसे मैनेज किया जाता है वेरी वेल से, क्योंकि एन नंबर ऑफ, वो तो बैंक के थ्रू ही होता है ना, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है कि इतना ही रोज का एक्सचेंज होगा फॉरेन में, इतना नहीं होगा, सो वही से होता है। जितनी भी ऑफिसेस है या फिर ऑफिसेस मतलब बैंक ही है जो ये सब डीलिंग करती है, राइट? नाउ एफपीएमए एप्लीकेबल टू, broadly speaking, covers 3 different types of categories and deals different with what, so a person के साथ, right? person resident in India and person resident outside India, ठीक है? तो ये 3, मतलब आप इंडिविजुअली अगर लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके बैंक में गए कि नहीं मुझे यहाँ या एफडीआई में फॉरेन में यहाँ पे करना है, तो वो होगा। या फिर आपको अगर आप रेसिडेंट इंडिया में है और रहे फॉरेन में रहे हैं, तो भी आपका डीलिंग होगा, जो भी टैक्स है वो तो पे करने पड़ेंगे, राइट? नाउ अगर आप वहां पे है फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में ट्रांजैक्शंस करने हैं आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज दी है उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की। वैसे तो हम लोग बहुत, अभी तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी ऑफ द, वैसे फोन तो हम लोग सारे चाइनाज के बैटरी वगैरह जो है कुछ कुछ पार्ट तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं। सो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक एन इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म एंड एसोसिएशन, ये सारा कंपनी एक्ट में दिया है, ठीक है? कंपनी एक्ट 2013 में ये सारी चीजें, उसके पहले भी 1956 में दिया था। So an association of person or a body of individual, whether incorporated or not. So every artificial judicial person not falling with any of the preceding sub clauses regarding foreign exchange management, right? So any agency, office or branch owned or controlled by such business. So कोई भी मतलब एजेंसी और ये इस बिजनेस पे, क्योंकि उसमें लिमिट है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, इतनी लिमिट है उतना, अगर आपको ज्यादा लेना है तो आज जितना लिमिट है उतना लीजिए, बाकी का कल के रेट से आपको मिलेगा। तो लिमिटेड होने की वजह से कंट्रोल अच्छा है।
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसका है कि अ पर्सन हु हैज बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, more than 182 days in the last financial year. This means if a person has to be assessed has to whether he is person resident in India for any offense committed in August 2001, जो 2001 में नया आया था उसके हिसाब से, then he should be residing in India for more than 182 days during April to March 2001. ठीक है, तो उनका क्लॉज है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं. एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. अभी वो मेडिक्लेम में भी कितनी सारी पॉलिसीज आ गई है, कितनी सारी, बहुत सारे लोग वो उसे ले रहे हैं. सो एनी बॉडी हो, कॉर्पोरेट हो, रजिस्टर्ड हो, दे हैव राइट टू डीलिंग इन FEMA. an office, branch or agency in India owned or controlled by person resident outside India or resident in India, right? So that is पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी हो, लेकिन जो अगर 182 डेज वाला क्लॉज है उसे आपको फॉलो करना है और एज पर उसके हिसाब से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं. सो सिंपली पुटिंग इट, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया. ये तो सबको पता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है FEMA एंड FERA में? सो FERA जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट was compiled with 81 different and complex provisions, right? So however FEMA has only 48 simple sections. फॉरेन एक्सचेंज में कितने हैं? only 48 sections है. और जो रेगुलेशन एक्ट है वो उसमें प्रोविजंस है 81 डिफरेंट. अगर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना. अगर हम एक हाथ एग्जांपल ले, मान लीजिए कि जैसे कोई ओल्ड पीपल है, ठीक है, जो इंडिया में रह रहा है और उसका उसकी बेटी है या उसका सन है वो फॉरेन में रह रहा है. अब ये ओल्ड पर्सन को अगर अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी होंगे उनको अगर गिफ्ट देना है ना, या फिर कुछ भेजना है एक्सचेंज करके, मतलब इंडिया से कुछ देना है, अगर वो रूल फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में होगा, प्रोविजन होगी उसकी, लेकिन उसका सेक्शन नहीं बना होगा. समझ में आया? आप समझ लीजिए क्या बोल रही हूँ मैं, कि उसका प्रोविजन है FERA में कि अगर आपको अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को कुछ भेजना है इंडिया से या कुछ गिफ्ट देना है, इसका प्रोविजन है, बट उसका एक्ट नहीं लिखा है ना, 48 में वो नहीं है, तो ऐसे टाइम में प्रोविजन को कंसिडर किया जाता है ना. तो सेक्शंस वहां पे अप्लीकेबल नहीं होता है. तो 48 सिंपल सेक्शंस है. Then the current account was not defined in FERA but was introduced in FEMA. बहुत सारी है जो FEMA में है क्योंकि वहां पे क्या है, सेक्शंस है, राइट, सॉरी प्रोविजंस है. और जो फॉरेन एक्सचेंज में उसके लिए कुछ भी नहीं दिया है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि उनको भेजना है, उसका प्रोविजन है लेकिन एक्ट नहीं बना है. एक्ट क्यों बनाता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जो रूल है, एक्ट मीन्स रूल, की इस हिसाब से होगा, ये उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट पे अगर वो आता है तो अप्लीकेबल है, वो पॉइंट पे अगर नहीं आता है तो प्रोविजन देखेंगे कि प्रोविजन है क्या उसका, नहीं है. अगर प्रोविजन नहीं है तो नहीं होगा. पढ़ना होगा आपके लिए उसके लिए, है ना. प्रोविजन नहीं है तो नहीं होगा, रूल है तो है. नाउ FEMA has a broader definition of authorized person and has also included bank in it, है ना. सो FEMA में जो भी ऑथराइज पर्सन है वहां का जो है, तो उसे भी इन सब चीजों में, मतलब जो भी ऐसे ये होते हैं उनसे पूछा जाता है कि सर ये ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शंस है तो हमें करना चाहिए क्या. वो बोलेगा नहीं, ऐसा प्रोविजन भी नहीं है या फिर ऐसा कोई एक्ट नहीं है, तो हम ऐसा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते. Now, compatibility with IT, the Income Tax Act, was not handled by FERA. So,
However, FEMA provides on IT, मतलब वो जो टैक्स जो रूल है वो टैक्स ही रहता है, तो वो इसमें नहीं आता है फॉरेन एक्सचेंज में, वो आपको सेपरेटली पे करना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि टैक्स जो है आपको सेपरेटली करना है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहता है। नाउ अंडर FERA his violation was a criminal offenses that was changed to a civil offense at FEMA. Under FERA his violation was a criminal offense, है ना, अगर उसका आप एक्सपोज करते हो तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट वाज चेंज टू अ सिविल ऑफेंस, है ना। ये सिविल ऑफेंस जो है FEMA फॉरेन एक्सचेंज में वो होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू FERA द अपील यूज्ड टू बी सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट में उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाउएवर FEMA हैज अ स्पेशल डायरेक्टर, है ना, वहां पे स्पेशल डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट सब होते हैं। अगर कुछ केसेस हो जाता है तो वहां पे आपने अगर अपील की तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी प्रोविजंस क्या है FEMA की? So the major provisions of FEMA 1999 relate to following matters. What it is? Dealing in foreign exchange, holding of foreign exchange, current account transactions, capital account transactions, export of goods and services, realization and repatriation of foreign exchange. ठीक है, तो डीलिंग, अगर आपको डीलिंग करना है, इन्वेस्ट करना है, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, कहीं पे भी हो आप, है ना। सो इफ यू वांट टू डील विथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इट, इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग यू कैन डू इट। सो एज पर FEMA एक्ट 1999 में जो प्रोविजंस थे उस हिसाब से मैटर करती है। नाउ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको होल्ड करना है फॉरेन एक्सचेंज को या फिर वहां पे क्रिएट करना है, सबमिट डिपॉजिट करना है, सो दैट कम्स इन FEMA एक्ट 1999। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करना है आपको, मतलब आप इंडिया में रह रहे हैं और वहां का बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एज पर FEMA एक्ट 1999। देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज मैटर, कैपिटल आपको इम्प्रूव करना है, आपका कैपिटल अकाउंट है उसे आपको इम्प्रूव करना है, उसमें आपको ट्रांजैक्शंस करना है, यू कैन डू इट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको अपने जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट करना है तो उसका भी उसके लिए भी प्रोविजन है एज पर देयर रूल FEMA एक्ट 1990 अंडर ये कर सकते हो। रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, आप रियलाइजेशन और रिपाट्रिएशन भी कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू रिगार्डिंग FEMA एक्ट। Power of RBI to inspect authorized persons, right? So RBI has power to check the person who dealing with फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, व्हाटएवर जो हमने अभी देखा। देन कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज, तो एज पर RBI एक्ट अगर आप रूल तोड़ते हो, जैसे हम लोग FDs वगैरह बिफोर मैच्योरिटी ले लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो हमें पे करना, तो मतलब ऐसे ही FEMA की पेनल्टीज होती है अगर आपने निकाला या फिर पे करना है या फिर प्रोसेसिंग फीस है व्हाटएवर, अगर डिले हुआ पेमेंट के लिए तो एन नंबर ऑफ पेनल्टीज होती है, तो वो वहां पे देना होता है। एडजुडिकेशन एंड अपील, वो करना होता है, एडजुडिकेशन अपील उसका भी रहता है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, राइट, उनको जो दिल्ली का जो ऑफिस है एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, उनका जो फीस है या उनके जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, यू शुड पे देयर। मिसलेनियस प्रोविजंस, छोटी छोटी जो प्रोविजंस होती है जो हमें पता नहीं होती उसमें लिखा रहता है वो हमें पे करना है। एग्जेम्पशंस फॉर रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन इन सर्टेन केसेस, बहुत बार होता है ना, यहाँ पे ये अप्लाई करो, यहाँ पे वो अप्लाई करो, यहाँ पे स्टैम्प पेपर लगाओ, यहाँ पे
ये करो, रेवेन्यू टिकट लगाओ, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो वहां पे भी ये सारी चीजें होती है और उसके बगैर कुछ भी डील नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, उस पर्सन को चेक करती है, और ये चेकिंग करने के लिए ये सारा प्रोसेस जरूरी होता है। जैसे हम लोग को लोन अप्रूव करना होता है तो एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एन नंबर ऑफ साइंस करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेटमेंट देने होते हैं, आईटीआर देने होते हैं, सेम प्रोसेस बट थोड़ा ज्यादा। Now, provision relating to authorized person authorized by RBI to deal with foreign exchange or in foreign securities, right? So foreign exchange हो, foreign security हो, अगर इसके लिए भी डील करना है तो RBI क्या करती है, डील करती है। RBI has a right to deal this thing. इसके कुछ कंक्लूजन्स दिए है कि क्या उसमें होता है, दैट इज कि एट द टाइम ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ इंडिया हैड शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स जो डिपार्टमेंट होता है ना बैंक में, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, अगर आपको किसी को पैसे भेजना है, कुछ भी करना है, सो दैट इज अ फॉरेक्स डिपार्टमेंट। एट द टाइम ऑफ लेजिस्लेशन द लॉ इंडिया हैड शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द गवर्नमेंट देन ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सचेंजेस और डीलिंग with India and foreign countries, right? So government ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये जो डीलिंग हो रहा है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में, सो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, है ना। रूल्स रेगुलेशंस होने की वजह से ये बिजनेस सक्सेस हुआ है और एन नंबर ऑफ पीपल आर डीलिंग इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ, आपके कनेक्शंस अगर अच्छे हो, आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, अगर आपके कनेक्शन अच्छे हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अच्छा डील कर सकते हो। सो दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी। आपको पता होना चाहिए कि क्या यूरो क्या है, यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे चाइना में कौन सी करेंसी है, इंडिया में कौन सी, यूरोप में कौन सी है ना। जो भी हमारी 5 कॉन्टिनेंट है तो उसमें अगर आप डीलिंग करना चाहते हो तो वो कॉन्टिनेंट में वो आता है। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र है, वैसे उनके यहाँ पे भी सब होता है, तो वहाँ पे अलग अलग करेंसी चलती है ना। तो वो करेंसी में अगर आपको पूरा एक्सपेंसेस वगैरह पकड़ के अगर आपको पुराता है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहाँ पे, अभी आपको ये सैटरडे को जो डायमेंशन 4 डायमेंशन में लेक्चर्स है, वो उसमें आपको पता चलेगा, वो रिगार्डिंग दैट ही है। मतलब वो पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिजनेस करता है, तो बहुत ही नॉलेज है उनको इन सब चीजों में। So there were several issues with the act. Those are the law violators were treated as a criminal offenders, है ना। इसमें क्रिमिनल अगर आपने थोड़ा सा भी किया तो इसमें आपको क्राइम पे करना पड़ सकता है, पेनल्टीज लगती है। वाइड पावर इन द हैंड ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू अरेस्ट एनी पर्सन एंड सीज एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपने थोड़ा सा भी, आपका कहीं तो भी अगर मिस्टेक्स होता है और पता चलता है कि आपने ये फ्रॉड किया है, तो आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं, आपके अकाउंट सीज किए जाते हैं, है ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड फाउंड देमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ ईडी। So control everything that was specified, so related to foreign exchange and aim to minimize dealing in forex and foreign securities। थोड़ी भी गलती हो जाए तो बहुत एन नंबर ऑफ पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ ये सारी चीजें होती है। उनके जो डेडलाइंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर हमने डेडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो हमारी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। सो दैट इज द मैटर कि ये भी इश्यूज है। अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो बहुत ही अवेयर के साथ सारी चीजों को फॉलो करके, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको डीलिंग करनी होती है, राइट। तो दैट इज द FEMA एंड FERA, राइट। यहाँ पे FERA जो होता है रिप्लेस किया जाता है FEMA की जगह पे। एंड ड्राफ्ट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो बिल होता है वाज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस FERA, कीपिंग इन व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FEMA FERA। FERA के जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो गवर्नमेंट ने
इंडियन इकोनॉमी में रखा है व्यू के लिए कि क्या प्रोविजंस है, जैसे मैंने बताया ना 81 डिफरेंट प्रोविजंस है, तो उस प्रोविजंस को हाईलाइट करके ही ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे बिजनेस होते हैं. सो हाउ एवर अंटिल AFEMA is enacted the provisions of FERA was applied. वहां पे आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है वो अप्लाइड होता है और उसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है FERA को. एज पर FEMA देयर आर इम्पोर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ये जो आज हमने देखा FEMA देखा. कल हम इसका लॉ देखेंगे कि कैसे कैसे रूल्स अप्लीकेबल होते हैं रिगार्डिंग दिस, इसमें क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, और ये सारे जो भी बेसिक कंसेप्ट है मे बी आपका क्लियर हो गया है, तो हम कल देखते हैं. ठीक है. एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? किसी को कुछ पूछना है क्या? प्लीज मैं आस्क. No one want to ask any question? No, ma'am. Okay, ma'am. then. Bye bye. Good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.